नमस्ते। हाँ, तो कैसे हो आप सभी लोग? क्या आपको अच्छी फीलिंग आ रही है? क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोर्स तो कवर ही हो रहा है कौन। तो कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को? अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। चलो फिर तो बढ़िया है। क्योंकि अब तुम्हारे माइंड में हम सोचते हैं कोई भी टेंशन नहीं आनी चाहिए पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई के मामले में कोई भी आपके दिमाग में ऐसा टॉपिक नहीं आना चाहिए जो आपको क्लियर ना हो, ठीक है? क्योंकि जो भी टॉपिक ना क्लियर हो, जो मैं पढ़ाता हूँ आपको ना क्लियर हो, तो उसके लिए तो मैं 100% 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। यानी तुरंत कमेंट कीजिए और अपना आंसर दीजिए, ठीक है? तो आज क्या है, आज हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेकर आए। क्या है? वैद्युत आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। कब? वैद्युत आवेश के कारण अभी तक तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। यानी आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप जानते हो, वैद्युत स्थिर मतलब स्थिर वैद्युत, यानी आवेश रुका हुआ था। अब हम पढ़ेंगे आवेश चलने लगा है, ठीक है? अस्थिर वैद्युत में क्या था, आवेश बच्चा था, उसका जन्म नहीं हो पाया था। हम स्थिर वैद्युत में क्या सीखते हैं, आवेश कैसे जन्म लेता है, कैसे उसको उत्पन्न करते हैं, कैसे उसको जन्म देते हैं, कौन उसके माँ बाप होते हैं, सीखते हैं स्थिर वैद्युत में बैठे बैठे क्या कर सकता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि आवेश चलने लगा है। अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो जवान हो गया है। अब वो भी चलना चाहता है, वो भी उड़ना चाहता है, अपनी मंजिलें प्राप्त करना चाहता है, इस दुनिया में घूमना चाहता है। कौन? आवेश। किस लिए? कुछ उत्पन्न करने के लिए। इंसान घूमता है ना, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए घूमते हैं, कुछ लोग खुशियां बांटने के लिए घूमते हैं। क्या? खुशियां बांटने के लिए। जैसे साधु संत होते हैं, रियल के जो साधु संत होते हैं, साधु तो बहुत हमारे देश में, बट हम उनकी बात कर रहे हैं जो रियल के साधु संत होते हैं, ठीक है? खुशियां बांटने के लिए घूमते हैं। क्या कहते हैं लोगों से, माया मोह से दूर रहो, इसको त्यागो, ठीक है? तो इसी प्रकार के आवेश भी चलना चाहता है। क्या करने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। क्या करने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। तो आज हम समझेंगे कि क्या चुंबकीय क्षेत्र होता है, कैसे उत्पन्न होता है। देखिए, जब कोई आवेश बैठा रहता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। समझ लीजिएगा, कोई भी आवेश यदि है, कोई भी आवेशित कण है, यदि वो बैठा है यानी चल नहीं रहा, स्थिर है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तब उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन वही आवेश यदि चलने लगे तब क्या होगा? आवेशित कण कोई भी यदि चल रहा है, इसका मतलब उसमें दोनों चीजें हैं, वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, ठीक है? जैसे समझ लीजिए कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, वो पैरों पर नहीं चल पाता है, अपने घुटने के बल चलता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो वो पैरों के बल चलने लगता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो घुटनों के बल चलना भूल गया, अब वो नहीं चल पाएगा। अरे नहीं, वो तब भी चल लेता था और अब भी चलेगा। वो वैद्युत क्षेत्र तब भी उत्पन्न करता था, वैद्युत क्षेत्र अब भी उत्पन्न करने लगा। चलेगा तो क्या मतलब, वैद्युत क्षेत्र अब भी उत्पन्न करेगा, ठीक है? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशित कण को रखने पर क्या होता है, आवेशित कण को रखने पर या चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वो या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करे या आकर्षण का अनुभव करे, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब एक इलाका होता है प्रत्येक आवेश का कि वो इतने क्षेत्र में उसका डंका बजेगा, उतने क्षेत्र में हम किसी को नहीं आने देंगे। प्लस है तो माइनस को तो आने देगा बट प्लस को नहीं। जिस प्रकार से रिपल्सन और अट्रैक्शन होता था स्थिर वैद्युत, उसी प्रकार से चुंबकों में भी अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, ठीक है? जैसे अब बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट जानते हो, दंड चुंबक, उसमें एक सिरा होता है एन, एक सिरा होता है एस। लेकिन हम वो नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है? पहले क्या समझते हैं, आवेश क्या होता है ये तो आपको पता है। अब हम बता चुके हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है। यानी आवेश चलता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब एक मेन बात है, वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड क्या है? लॉरेंज बल। क्या है? लॉरेंज बल। क्या है, दोबारा बताइए, लॉरेंज बल। क्या बताएंगे आज हम आपको? लॉरेंज बल। देखिए, लॉरेंज बल जब लगता है जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। यानी कोई आवेशित कण यदि वैद्युत क्षेत्र भी है वहां पर और चुंबकीय क्षेत्र भी है, उसमें गति कर रहा है, और किसके? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, यानी दोनों के, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर क्या बल लगता है? एक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। लॉरेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बल लगता तो पहले भी था, लेकिन बताया किसने? लॉरेंज ने बताया कि ऐसा होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। यानी कोई कण है, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है,
वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या है, सदिश राशि है, सदिश। एरो का मतलब होता है सदिश राशि है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र इधर नहीं है, इधर तो ये बता रहा है, ये वाला निशान दिशा तो ये बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तो ये बता रहा है, ये तो सिर्फ सदिश को प्रदर्शित कर रहा है। ये तो कोई कण कैसे गति कर रहा है, इसके लंबवत, ये बी वेक्टर है, ठीक है। आपको एक लंबवत नहीं, क्योंकि मतलब एक ऐसे समझिए ये सिस्टम। देखिए ये उंगलियां जो तीन है एक दूसरे के लंबवत है, तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत है, आपको दिख रही है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। यानी यदि विद्युत क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर का, अंगूठा इधर जा रहा है, तो क्या है, तो वहां पर लैरेंज बल लगेगा। लैरेंज बल क्या होगा, बताओ विद्युत क्षेत्र, अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो उस पर F बराबर क्या होता है, कितना बल लगता है, Q, F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, क्या होता है, Q इंटू ई प्लस, अब इसमें आ गया किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में बल कितना लगता है, Q B B, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में B गुणा में इसलिए आ जाता है क्योंकि वो गति करने लगता है, क्योंकि वो गति करने लगता है, इसलिए क्या जाता है Q B B, ठीक है। ये अभी हम सदिश रूप में नहीं लिख रहे हैं, आप बता रहे हैं कैसे होता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, Q कॉमन लिख सकते हैं, क्या होता है E प्लस, यहाँ से Q चला गया, यहाँ से Q चला गया, यहाँ पर E प्लस बी, ये क्या हो गया F, ये बराबर होता है Q इंटू E प्लस बी इंटू, ये क्या होता है, ये तो लॉरेंज बल, इसी को कहते हैं लॉरेंज बल। कब लगता है, अब इसकी सदिश फॉर्म ऐसे लिख दीजिए, बी वेक्टर इंटू, इसका मतलब किधर की तरफ गति कर रहा है, और बी का मतलब किधर विद्युत क्षेत्र है। ये बी वेक्टर, इसका मतलब समझते, ये तो वेलोसिटी, वेग, क्या होता है, वेग। तो ये तो हुई लॉरेंज बल की बात, क्या होती है, लॉरेंज बल की बात, ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या होता है, ये सब पूरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय बल, ये चुंबकीय बल होता है, ये क्या होता है, ये वैद्युत बल, ठीक है। Q के बराबर वैद्युत बल लगता है, और Q भी, ये होता है F टोटल, यानी कुल कितना बल लगेगा, उसी को कहते हैं लॉरेंज बल, ठीक है। अब आगे समझते हैं क्या होता है, बल की दिशा क्या होती है, बल की दिशा क्या होती है, इसे मिटा दें, चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कोई गणित कर रहा है वैद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र में। देखिए और एक बात याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र सदैव तभी कार्य करेगा जब कण उसके लंबवत प्रवेश करेगा। चुंबकीय क्षेत्र तभी कार्य करेगा जब कण उसके लंबवत प्रवेश करेगा। यदि लंबवत नहीं समांतर है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र सदैव, यानी चुंबकीय क्षेत्र तो सदैव होता है, लेकिन चुंबकीय बल जो लगता है वो सदैव लंबवत कार्य करता है। और जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वो वैद्युत क्षेत्र सदैव जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में कण को ले जाएगा, लंबवत वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल नहीं लगता है, ठीक है। क्लियर होगा लॉरेंज बल। अब समझेंगे बल की दिशा क्या होती है। देखिए जैसे कोई आवेशित कण है, ठीक है, कोई आवेशित कण ये है और ये इधर की तरफ जा रहा है, ये क्या है, बी वेक्टर, और ये हुआ इस, ये जानते हो क्या होते हैं, ये गुणा बल है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। किसकी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। किताब में नहीं लिखा होता वैद्युत क्षेत्र कहाँ, ऐसा चित्र बना होता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसका मतलब होता है एक ऐसा निशान होता है और एक होता है ऐसा, ठीक है। एक ये होता है, इसका मतलब होता है सतह के अंदर,
जैसे जैसे कोई आपके मतलब कापी का पेज है, ठीक है, और ऐसे है, यानी देखिए जो वेग होता है, डायरेक्शन होती है कण की, ये क्या है, कोई आवेशित कण है। अब ये चीज दी गई, आपको पूछे कि बल किधर लगेगा, तो ये जो उंगलियां हैं, उंगलियां, ये देखिए उंगलियां तो दिख रही हैं आपको, ये सदैव किस तरफ कीजिए, ये उंगलियां उस तरफ कीजिए जिस तरफ कण जा रहा है। कण किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर कीजिए। वैद्युत क्षेत्र क्या है, अंदर की तरफ है, इसका मतलब होता है सतह के अंदर। सतह का मतलब आपके कागज के अंदर, मतलब कागज के जैसे कापी खुली, मतलब ऐसे कापी है तो उसके अंदर की तरफ, इसका मतलब होता है सतह के, अब याद करने का तरीका, ये तो डार्ट, ये क्या है, डार्ट, डार्ट का मतलब आउट, इसका मतलब इन, यानी ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। आउट मतलब बाहर, डार्ट आउट, डार्ट आउट। लर्निंग ट्रिक हो गई, बोलोगे नहीं। यदि ऐसा है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र कागज के बाहर की तरफ है, ऐसा है तो मतलब विद्युत क्षेत्र कागज के अंदर की तरफ है। अब उंगलियां उस तरफ कीजिए जिस तरफ कण जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे कर दी। अब क्या है, कागज के अंदर की वैद्युत क्षेत्र, ये निशान बने, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ कर दिए। अब जो अंगूठा जिधर रहेगा, ये अंगूठा जिधर रहेगा, ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपको वैद्युत बल, सॉरी चुंबकीय बल बताएगा। क्या बताएगा, चुंबकीय बल। यदि ये क्या विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई आवेश प्रगति कर रहा है, तो उसकी दिशा में साथ साथ कीजिए हाथ, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बोल जाओगे, हमारे साथ ही कीजिए हाथ। आप उंगलियों को उस तरफ कीजिए जिस तरफ कण की दिशा है, कण जिस तरफ जा रहा है, कि कर लिया। अब ये हथेली, हथेली को उस तरफ कीजिए जहाँ वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसका मतलब कागज के नीचे की तरफ, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लिया ऐसे। अब जो ये जो चीज लग रही है आपको अंगूठा, ये अंगूठा क्या बताएगा, ये अंगूठा बताएगा चालक पर, मतलब जो आवेशित कण है उस पर लगने वाला चुंबकीय बल। क्या बताएगा, चुंबकीय बल। यानी अपने हाथ की उंगलियों को आवेशित कण की वेग की दिशा में कीजिए और हथेली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कीजिए, तो अंगूठा जिस तरफ जाएगा, अंगूठे को मोड़ना नहीं, अंगूठा ऐसे नॉर्मल कंडीशन में, ऐसा है तो ऐसा रहने दीजिए, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो अंगूठा जिस तरफ जाएगा वो चालक पर, सॉरी आवेश पर लगने वाला क्या होगी, चुंबकीय बल की दिशा होगी। क्या होगी, चुंबकीय बल की दिशा होगी। ठीक है, दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, ये होता है क्रॉस वाला, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, यानी सतह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर की ओर है, और ये डार्ट होता है, जैसे ऐसे होता है डार्ट, ये वाला ऐसा सिस्टम, तो उसका मतलब सतह के बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, बल की दिशा पता हो गई, कैसे निकालते हैं, दाएं हाथ से, राइट हैंड थंब रूल, इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गति कैसी होगी, मतलब कैसा वो उसका पथ होगा, चलने का पथ कैसा होगा। देखिए, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण उसके लंबवत प्रवेश करता है, क्या करता है, देखिए यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण, ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब समझते हो। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने निशान बताया इसका मतलब क्या बता रहे हैं, सतह के अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र सतह के अंदर की तरफ है, या चुंबकीय क्षेत्र सतह की बाहर की तरफ है, बताओ। चुंबकीय क्षेत्र सतह के अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र सतह की बाहर की तरफ है। ये क्रॉस है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र सतह की अंदर की तरफ है। अब कोई कण, यदि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर परिवर्तित नहीं है, कहीं पर बदलता नहीं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब कोई कण इसमें गति कर, मतलब इसमें प्रवेश किया, तो क्या करेगा, वो गोलाकार पथ में, गोलाकार नहीं कह सकते, वृत्तीय पथ में गति करेगा। कैसे, वृत्तीय पथ में।
ठीक है, किस में गति करेगा, वृत्तीय पथ में गति करेगा। ये कोई कण है, ये गति कर रहा है। अब आपने पढ़ा होगा कक्षा शायद 8 में पढ़ा होगा, कक्षा 9 में पढ़ा होगा, कक्षा 10 में पढ़ा होगा। यदि कोई आप रस्सी को पकड़ कर इसे ऐसे हाथ में घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, अभिकेंद्री बल लगता है, जो कौन देता है, आपका हाथ देता है। इसी प्रकार जब एक कण घूम रहा है तो उसमें केंद्र पर क्या लगेगा, अभिकेंद्री बल लगेगा। इसे ये क्या होगा, इसे ऐसे घूम रहा है, इसकी बेग हो गई, ये क्या होगा, इसका बेग हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया बी वेक्टर, यानी इसकी बेग। ठीक है, अब ये क्या लगेगा, इसकी तरफ अंदर की तरफ बल लगेगा, यहाँ पर बल लग रहा है। ठीक है, ये कौन सा बल लग रहा है, अभिकेंद्री बल। जो बेग होता है वो इसके स्पर्शी होता है, यहाँ पर बल लग रहा है अभिकेंद्री बल। समझ में आया, यानी कोई कण प्रवेश किया वैद्युत क्षेत्र में, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी कण ने प्रवेश किया, चुंबकीय क्षेत्र में एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, प्रवेश करते हुए क्या हो जाएगा, वृत्ताकार गति करने लगेगा। अब वृत्ताकार गति करेगा तो इस पर एक अभिकेंद्री बल लगेगा, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है, अभिकेंद्री बल होता है mv²/r, किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r किसके बराबर हो जाएगा, एक तो इसके अभिकेंद्री बल लग रहा है इसके अंदर, और चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर क्या लगेगा, QBB, क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल कितना होता है, QBB, क्या होता है, QBB, ये मैंने क्यों बताया। अब हम इसलिए बताया कि इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, कितनी, ये जो वृत्ताकार इसका पथ है वो उसकी कितनी रेडियस है, रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ से। R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा mv², इसकी इधर गुणा, ये ऊपर रहेगा mv²/QBB, ऊपर 2 b है, एक b कट जाएगा, ये BB है, ये वो वाली BB नहीं, ये B बेग और चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, ये वो वाली BB नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या ये बेग और चुंबकीय क्षेत्र है, क्यू क्या हो जाएगा, एक b कट गया तो बचेगा mv/QB, mv/QB। तो ये हो गई रेडियस। यानी यदि आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता है, आवेश पता है, कौन सा आवेश मतलब उस पर कितना आवेश है किसी कण पर, तो आप क्या बता सकते हैं, कितनी त्रिज्या के पथ में गति करेगा आप बता सकते हैं, R बराबर mv/QB। अब क्या होता है, एक आवर्तकाल होता है, क्या होता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब एक चक्कर कितने समय में लगाएगा, कितने समय में एक चक्कर लगाएगा, तो वो क्या होता है, आवर्तकाल होता है। क्या होता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल T बराबर होता है 2πm/QB। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि आवर्तकाल जो होता है वेग पर निर्भर नहीं करता, आवर्तकाल वेग पर निर्भर नहीं करता और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। यानी ये एक ऐसा निकाय कह सकते हैं कि यदि इसमें आपको वेग बढ़ाओगे तो त्रिज्या अपने आप बढ़ जाएगी, यदि आप इस आवेश कण का वेग बढ़ाते हो तो इसकी त्रिज्या अपने आप बढ़ जाएगी, स्वतः ये क्या कह सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल होती है, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप कंट्रोल हो जाती है। यानी जो वेग और आर है लगभग अपने अनुपात के हिसाब से बढ़ती हैं, यदि रेडियस कम करोगे तो वेग कम हो जाएगा, इसके वेग बढ़ाओगे, ये वेग बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ जाएगी। आवर्तकाल ना रेडियस पर डिपेंड करता है और ना ही वेग पर डिपेंड करता है, तो आवर्तकाल क्या होता है, T बराबर 2πm/QB। यम का मतलब क्या होता है, कण का द्रव्यमान, क्या होता है, यम का मतलब होता है मास। ठीक है, V क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र, और Q क्या होता है, Q होता है ये जो कण घूम रहा है इस पर आवेश। क्लियर है, यानी कोई कण यदि गति कर रहा है इस पर, मैंने ये क्यों बताया कि लंबवत लगेगा, क्योंकि देखिए चुंबकीय बल जो होता है वो सदैव लंबवत ही लगता है। यदि चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ है और इधर ही आप कण को गति करा रहे हो तो कोई बल नहीं लगेगा, उस पर चुंबकीय बल तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, उस पर कौन सा बल लगेगा, उस पर वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल अपनी ही दिशा में लगता है, चुंबकीय बल 90 अंश पर लगता है, यानी समकोण दिशा में लगता है। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे वेग वर्णकर्ता। वेग मतलब वेग को कौन डिसाइड करता है। यदि देखिए, चलो इससे पहले मिटा देते हैं फिर बताते हैं।
क्या बताएंगे, वेग बढ़ करता, मतलब वेलोसिटी डायरेक्टर, यानी वेग। देखिए वेग बढ़ करता उस समय प्रयोग करते हैं जब दोनों क्षेत्र उपस्थित हो। दोनों क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो। क्या हो, वैद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो। तो वहां क्या करते हैं, वहां पर वेग बढ़ करता है। देखिए क्या आपके मन में अभी तक एक डाउट आया है कि पानी, इस पर ये चिकना बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इस पर चिपक क्यों जाता है, क्यों चिपक जाता है पानी इस पर, बताओ। पता है आपको, 11th का टॉपिक है ये तो। श्यानता वगैरह आप तो पढ़ी होगी। श्यानता क्या होती है, किसी द्रव का गाढ़ापन क्या होता है, श्यानता होता है। यानी जो द्रव ज्यादा गाढ़ा है वो ज्यादा चिपकेगा, जैसे शहद है, यहाँ पर शहद डालो तो और भी चिपकेगा, पानी से भी ज्यादा। किसके कारण था, श्यानता के कारण। अब क्या पढ़ेंगे, वेग बढ़ करता, वेग बढ़ करता, बढ़ करता मतलब जैसे होता है बढ़ करता, मतलब ये निर्धारित करता है। क्या है, निर्धारक है। यदि कोई कण, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, जब कोई आवेशित कण किसमें प्रवेश करे, उस क्षेत्र में प्रवेश करे जहां पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हैं। क्या करे, वैद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों चीजें हैं, दोनों क्षेत्र है। अब ये चाहता है कि नहीं, तुझे भी हम ऐसे प्रवेश करेंगे। ये क्या कहता है, ये वैद्युत क्षेत्र पर भी कहता है और चुंबकीय क्षेत्र पर भी कहता है, चेतावनी दे देता है इसे, वैद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र को। क्या कहता है, तुम दोनों मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, हम तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी विचलन के, जैसे आएंगे वैसे चले जाएंगे। जैसे नहीं वो मूवी में कहते हैं कि तुम्हारे घर से उसको लेकर चले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है, उसी प्रकार से ये कहता है, हम तुम वैद्युत क्षेत्र तुम भी यहाँ रहोगे, चुंबकीय क्षेत्र तुम भी यहाँ रहोगे, लेकिन हम तुम्हारे अंदर से निकल जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सीधे निकल जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यानी वो कहता है तुम मेरा मार्ग भी नहीं बदल सकते, हमारे साथ करने की तो कुछ बात और है, तुम हमारा मार्ग भी बदल नहीं सकते, मार्ग तक बदल नहीं सकते। ये क्या होता है, वेग बढ़ करता। यानी अब इसके लिए उसने कहा हम तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशन हम लगाएंगे। आवेश ने क्या कहा, कंडीशन तो हम लगाएंगे। अब आवेश को पता है हम कितने वेग से आए तब हमारा गुजारा होगा, क्योंकि वहां भी वो चेतावनी देकर आए, तो वो भी हारने वाले नहीं, वो भी कहेंगे साले उसको जरूर इधर से उधर कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, तो उस समय उस आवेश कण का वेग कितना हो जाना चाहिए, E/V। ठीक है, ये होता है वेग बढ़ करता। यानी जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रवेश करें और आवेशित कण चाहे कि हम बिना विचलित हुए निकल जाएंगे, तो उसका वेग वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होना चाहिए, ये शर्त थी। ठीक है, उसने चेतावनी दी थी, लेकिन वो चेतावनी थी, उसने कहा हम जरूर से इसका मार्ग तो बदल ही देंगे। चुंबकीय क्षेत्र ने भी ये कहा, वैद्युत क्षेत्र ने भी यही कहा कि तेरा मार्ग तो हम बदल ही देंगे। लेकिन क्या वो होशियार था जिसने चेतावनी दी, चेतावनी कैसे दी भाई, उसने भी तो अपनी प्लानिंग की होगी। उसने कहा हम इतने वेग से प्रवेश करेंगे कि अनुपात के बराबर होगा मेरा वेग, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हल भी नहीं पाएंगे, हमें हिला नहीं सकते। ठीक है, वो सक्सेस हुआ। यानी यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित है, उसमें गति करता है, प्रवेश करता है और निकलना चाहता है, कहता है हम बिना विचलित हुए निकलेंगे, यानी बिना विचलित हुए निकलने के लिए उसका वेग उसके E/V के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये होगा वेग बढ़ करता। अब और आगे देखते हैं। हम पढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन क्या होता है। क्या होता है साइक्लोट्रॉन, देखिए साइक्लोट्रॉन एक प्रकार की क्या है, युक्ति है, जो 1934 ईस्वी में किसने बनाई, लिविंगस्टन एंड लॉरेंस ने, जिसके बारे में आपको बताया था लॉरेंस बल्ब। उन्होंने एक युक्ति बताई साइक्लोट्रॉन, बताई नहीं बनाई। क्या किया,
साइक्लोट्रॉन एक युक्ति बनाई साइक्लोट्रॉन, जिसका नाम होता है साइक्लोट्रॉन। इसका कार्य क्या होता है? देखिए साइक्लोट्रॉन में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। क्या होता है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, वैद्युत क्षेत्र होते हैं। तो उसमें जब कोई आवेशित कण गति करता है तो कोई आवेशित कण, उदासीन कण नहीं, कोई आवेशित कण गति करेगा तभी उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, तभी उस पर चुंबकीय बल लगेगा, तभी उस पर वैद्युत बल लगेगा। यानी आवेशित कण का होना जरूरी है। जब उसमें आवेशित कण गति करेगा तो क्या करेगा? उसको वो बार बार घूमेगा। और जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में बार बार घूमता है, बहुत देर तक घूमता है, उसकी क्या होती है? ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होती है? उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यही सिद्धांत होता है साइक्लोट्रॉन का। यानी उसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण की ऊर्जा को और अधिक बढ़ा दिया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है? जैसे रेडियो एक्टिविटी में होता है। रेडियो एक्टिविटी जिसमें न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी। तो न्यूट्रॉनों की बमबारी के लिए वहाँ पर अधिक ऊर्जा के उस प्रोटॉनों की आवश्यकता होती है। किसकी? अधिक ऊर्जा के प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मतलब इससे दे देते हैं साइक्लोट्रॉन से, तो वो क्या होते हैं? अपने लक्ष्य को भेजने में कामयाब हो जाते हैं। ये वो साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या होती है। क्या होती है? साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या। ये क्या होता है? साइक्लोट्रॉन। तो त्रिज्या किसकी? साइक्लोट्रॉन की जो त्रिज्या होती है वो होती है आर बराबर एम बी बटे क्यू बी। यानी उस आवेशित कण की त्रिज्या जो उसमें गति कर रहा है उसकी क्या होती है? आर बराबर एम बी बटे क्यू बी। क्या होती है? आर बराबर एम बी बटे क्यू बी। ये होती है साइक्लोट्रॉन में गति करते हुए कण की त्रिज्या। अब उसमें क्या होता है? घूम रहा है तो उसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? के बराबर होता है 1/2 mv²। हम साइक्लोट्रॉन में नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कॉमन 1/2 mv² क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है कि कोई भी हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? ये होता है गतिज ऊर्जा। के ई से के ई, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। लेकिन वहां पर बी मैक्स क्या होता है? साइक्लोट्रॉन में अधिकतम जो वेग होता है, साइक्लोट्रॉन में अधिकतम वेग बी मैक्स, बी मैक्स बराबर होता है क्यू बी आर। ये आर ऐसे बड़े वाले लिख लीजिए, ठीक है? क्यू बी आर बटे एम। यानी कोई कण एम द्रव्यमान का है, उस पर आवेश क्यू है और आर त्रिज्या के पथ में घूम रहा है, तो उसका अधिकतम वेग कितना हो सकता है? क्यू बी आर बटे एम। ये उसका अधिकतम वेग हो सकता है। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है के बराबर 1/2 mv² होता है, तो क्या हम के मैक्स निकाल सकते हैं? के मैक्स, के मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो के मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? के मैक्स बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू एम इंटू बी मैक्स स्क्वायर। भाई अधिक गतिज ऊर्जा होने के लिए अधिक वेग होना चाहिए। अधिक वेग हमें पता है कितना होता है? ये होता है। तो के मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? के मैक्स बराबर हो जाएगा 1/2 एम। बी बराबर क्या है? क्यू बी आर। तो इसका वर्ग हो जाएगा, कर देगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एम। एम का क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर। ठीक है। अब एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? यानी उसकी गतिज ऊर्जा किसी साइक्लो मतलब जो साइक्लोट्रॉन में कोई कण गति करता है उसकी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो सकती है? वो होती है 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2m। ये होती है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? क्या मैक्स बराबर लिख सकते हैं दोबारा इधर 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एम। ये होती के मैक्स। ठीक है। क्या होता है? के मैक्सिमम होती है 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एम। यानी इसकी गतिज ऊर्जा साइक्लोट्रॉन में अधिकतम इतनी हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। क्लियर है साइक्लोट्रॉन क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि कोई धारावाही चालक है। ठीक है, यानी धारावाही चालक का समझते हो? कोई चालक ऐसा है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, उसमें धारा भी बह रही है। क्या है?
चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और धारा भी बह रही है, तब क्या होगा, तब उस पर एक चुंबकीय बल लगेगा। वो कितना लगेगा वो हम बताएंगे आपको। यानी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, कितना बल लगता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर कितना बल लगता है वो हम बताएंगे आपको। अब लॉरेंस बल, ये जितने भी बल होते हैं वो सब क्लियर होंगे। वेग बढ़ करता क्या होता है वो भी क्लियर होगा। अब क्या समझेंगे, अब समझेंगे हम विद्युत धारावाही कोई चालक है और यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ठीक है, विद्युत धारावाही चालक यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल लगता है। कितना बल लगता है, वो बल होता है F बराबर, उसमें I धारा बह रही है, I चुंबकीय क्षेत्र B है, उसकी लंबाई L है, इंटू साइन थीटा। ये क्या होता है, यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल लगेगा F बराबर IVL साइन थीटा। I क्या होता है, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा। B क्या होता है, जहां रखा है उसकी चुंबकीय क्षेत्र की कितनी तीव्रता है। L क्या होता है, चालक की लंबाई कितनी है। साइन थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र और वो जहां पर रखा है चुंबकीय क्षेत्र, और कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, और लंबाई जो होती है, लंबाई एक होता है, लंबाई क्या होती है, लंबाई क्या होती है, अदिश होती है, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, यहाँ पर थीटा ये डिपेंड करता है, जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है 30 अंश पर है तो उस पर कितना लगेगा, 90 अंश है। मतलब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाता है, क्या कह सकते हैं, कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से तो कोण बनाता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है और चालक क्या है, ऐसे रखा है झुका हुआ, तो कितने कोण पर रखा है वो डिपेंड करता है थीटा क्या होता है। थीटा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच कितना कोण होता है, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच जितना कोण होता है उसे क्या कहते हैं, थीटा। वही थीटा डिपेंड करता है यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। अब साइन थीटा कितना होता है, साइन 30, साइन 60, साइन 45, ये तो मान आपको सभी को पता होगा, हाई स्कूल में पढ़ोगे ना त्रिकोणमिति में, वही वैल्यू यहाँ पर है, कहीं नहीं बदलती। जो साइन 30 का मान कक्षा 10 में होता है वही साइन 30 का मान इंटर में होता है, वही साइन 30 का मान बीएससी में होता है। चाहे पीएचडी कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, साइन 30 का मान वही रहता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इंटर में आएगा साइन 30 का मान बदल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, वही होता है साइन 30 का मान। अब क्या समझेंगे, अब समझेंगे दो समांतर धारावाही चालक पर बल क्या होता है। थीटा बराबर समझ गए, थीटा होता है चालक और वैद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण होता है, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण होता है। क्योंकि चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इसलिए चालक क्या चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल लगेगा Fm। Fm का मतलब तो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब समझते हैं दो समांतर धारावाही चालक पर देखिए एक तार है, जैसे ये तार है,
यदि इनमें एक ही दिशा में धारा बह रही है, क्या है, एक ही दिशा में धारा बह रही है, तो ये क्या करेंगे, तब ये आकर्षित करेंगे। ये दो समांतर तार हैं, यदि उनमें एक ही दिशा में धारा बह रही है तो वो क्या करेंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यदि धारा क्या हो गई, धारा विपरीत दिशा में ऐसे हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये प्रतिकर्षित करेंगे। अब प्रतिकर्षित करेंगे यानी इसकी, माना ये एल लंबाई है, इसकी कितनी लंबाई है, एल, यहां से यहां तक की इसकी लंबाई एल है, ठीक है। अब इसकी एल लंबाई के कारण इस पर कितना बल लगेगा, वो क्या होता है, वो होता है एफ बटे एल बराबर म्यू 0.2 पाई इंटू I1 I2 बटे आर। इनके बीच की दूरी क्या है, आर, ठीक है। इनके बीच की दूरी आर है, तो उस पर मतलब एक तार के कारण दूसरे तार पर कितना बल लगेगा, इसकी माना 2 मीटर लंबाई के कारण इस पर कितना बल लगेगा, 3 मीटर लंबाई के कारण कितना बल लगेगा, तो वो क्या होता है एफ बटे एल बराबर म्यू 0.2 पाई I1 I2 बटे आर। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वो इसमें निकाल सकते हैं। लेकिन इस सूत्र, ये सूत्र आपको ये नहीं बताएगा कि प्रतिकर्षित मतलब प्रतिकर्षण बल है या आकर्षण बल है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कॉमन सेंस से। धारा विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा, और धारा एक दिशा में मतलब एक ही दिशा में तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ठीक है, अब क्या देखिए, जितना बल ये एक बल, जितना फोर्स, जैसे 1 मीटर लंबाई मतलब इसके तार की 1 मीटर लंबाई के कारण जितना बल इस पर लगेगा, उतना ही बल इसकी 1 मीटर लंबाई के कारण इस पर लगेगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ I1 I2 अलग अलग है और सब तो वही चीज है। यदि आप एल की जगह पर इसकी एल रख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जितना बल इस पर लगेगा उतना ही बल इस पर लगेगा, ठीक है। या फिर बराबर I sin थीटा, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए। देखिए, समझ में आएगा तभी मजा आएगा, क्या है, समझ में आएगा तभी मजा आएगा, और मजा आएगा तो पढ़ने में और अधिक आनंद आएगा, ठीक है। तो समझते रहिए और पढ़ते रहिए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। वेरी वेरी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय।